हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर जून से लेकर के जनवरी तक के आपके साथ बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट हो तो 2 नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, इनमें से किसी पे भी आप हमें कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। जो आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में, या फिर बताऊँ तो मैं कृषि ऋण के बारे में। अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है आरबीआई द्वारा, जहाँ पे एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। या फिर आप यहाँ देखें तो आंतरिक कार्य समूह ने आरबीआई के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए थे कृषि ऋण के ऊपर। आरबीआई ने अब वो रिपोर्ट अभी फ़िलहाल रिलीज़ की है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट होता क्या है और इसके लिए क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है बेसिकली, अगर आपको कृषि के पर्पज़ के लिए कोई भी क्रेडिट दिया गया हो, यानी कोई भी लोन, कोई पैसा, किसी भी तरीके का आपके लिए क्रेडिट एक्सटेंड किया गया हो और आप उसको एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसको आप कहते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब क्या मैकेनिज्म है जिसके तहत एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसी को दिया जा सकता है? पहला है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसको आप देखिए, अगर तोड़ के आप देखेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर एक साथ आप देखें और लेंडिंग एक साथ, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे हम देख रहे थे कि रुपया सही ढंग से पहुँच नहीं पा रहा, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि एमएसएमई। तो ऐसे जो सेक्टर्स थे यहाँ पे सही ढंग से क्रेडिट पहुँच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से इनके विकास रुका हुआ था। इनके पास जितना पैसा आना चाहिए जिससे वो अपने सभी पोटेंशियल लगा के अपने एरिया को ग्रो कर पाएँ, वो नहीं आ पा रहा था। तो इसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी इन सेक्टर्स को कहा गया प्रायोरिटी सेक्टर्स, और उसमें आपको अपने कुछ परसेंटेज ऑफ लोन देना ज़रूरी है। एम ये रखा गया कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन के पास इनफ क्रेडिट हो जिससे वो अपने बिजनेस को, अपने कार्य को ग्रो कर सके, एक्सपैंड कर सके, और कंटिन्यूस फ्लो होता रहे क्रेडिट का ऐसे सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे आगे रहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। ऐसे ही एमएसएमई सेक्टर है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है। तो अगर ऐसे सेक्टर्स ग्रो करेंगे तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे लड़ने में हमको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसी वजह से ये सब सोचते हुए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमने तय की थी। इसमें होता क्या है, जो बैंक्स हैं उनके ऊपर कुछ रूल्स लगाए जाते हैं जिसके तहत उनको कुछ परसेंटेज अपने जो लोन्स वो बांटेंगे उस अमाउंट को प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ डिविएट करना पड़ेगा, यानी आपको इन्हीं सेक्टर को देना है। तो वो आपके परसेंटेज ऑफ लोन फिक्स्ड हैं। मान लेता हूँ अगर मैं पूरे एक टाइम पीरियड में 100 रुपये लोन में देने के लिए इच्छुक हूँ, तो भाई इसमें ये तय किया गया है कि मान लेते हैं आप 70 रुपये तो जहाँ मर्जी वहाँ दे दें, जहाँ से आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल सके, लेकिन जो इसमें से 30 रुपये बचेंगे वो निश्चित तौर पे आपको ऐसे सेक्टर्स को देने पड़ेंगे जिनको हमने प्रायोरिटी सेक्टर्स के तहत घोषित कर रखा है यहाँ पे, जिससे ऐसे सेक्टर्स में क्रेडिट इनफ्लो में कभी कमी ना आए। तो हर एक बैंक के अपने पीएसएल के टारगेट्स तो होते ही हैं ओवरऑल, लेकिन बैंक को ये भी कहा गया है कि आप एग्रीकल्चरल टारगेट को भी अचीव करें, जो कि 18% यहाँ पे रखा गया है, और एक सब टारगेट रखा गया है 8% का, जो कि देना होगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। यानी आप समझिए 18% रखा गया है एग्रीकल्चर का। उसके अलावा जो आपके जो टारगेट्स हैं वो तो आपको अचीव करने ही है पीएसएल, ये 18% एग्रीकल्चर में जाएगा, और 18 में से भी जो 8% है वो जाएगा मीडियम, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एक सर्टिफिकेट भी इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसके तहत ये कहा गया था, अगर मान लेते हैं बैंक के पास कुछ टारगेट्स हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ लोन उनको इस प्रायोरिटी सेक्टर में देना है, लेकिन बैंक फिर भी अगर अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पाते और उस जो परसेंटेज उसको इधर डाइवर्ट करना है वो नहीं कर पाते, तो इस पिक्चर में आता है पीएसएल सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। ये क्या है, ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये समझिए इस तरीके का सर्टिफिकेट है, अगर यहाँ पे मैं बैंक हूँ और मैं अपना जो पीएसएल वाले टारगेट्स हैं उसको पूरा नहीं कर पाता, तो मैं उसका पैसा इधर डाइवर्ट कर देता हूँ और मैं ये सर्टिफिकेट्स खरीद लेता हूँ। तो ये सर्टिफिकेट जो मैंने खरीदे हैं ये इसका एक ऑल्टरनेटिव है, एक विकल्प है। यानी अगर आप पैसा यहाँ पे नहीं डाल पाए तो उतने ही पैसे का आपने यहाँ पे ये सर्टिफिकेट खरीद लिया,
वो आपका माना जाएगा कि पीएसएल में आपकी जो कमी रह गई थी यहाँ से पूरी हो गई। अब एग्जाम्पल के एक तौर पे आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए 100 रुपये मेरे को कहीं दिन पूरे अपने टाइम पीरियड में लैंड करने हैं, इसका मेरे को लोन देना है, इसको उधार पे देना है। सरकार ने कहा भाई 40% तुमको पीएसएल में डालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, यानी मेरे को 40 रुपये इधर ऐसे सेक्टर्स की तरफ डाइवर्ट करने हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर्स कहा गया है, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे कि एमएसएमई, जैसे कि एससी एसटी के विकास के लिए मैं 40 रुपये डालने जाता हूँ। लेकिन क्या होता है, किसी वजह से मैं बस 20 रुपये ही इसमें डाल पाता हूँ, 20 रुपये मेरे पास बचे रह गए। अब जो सरकार है वो कहेगी भाई तुम्हें 40 रुपये डालने थे, तुमने 20 रुपये डाले, तुम्हारे 20 रुपये का क्या करें? तो उस 20 रुपये का यहाँ पे ये करेंगे कि उस 20 रुपये के हम लोग सर्टिफिकेट्स खरीद लेंगे। इन सर्टिफिकेट्स को हमने कहा पीएसएल या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स। और ऐसा माना जाएगा कि अब 20 रुपये यहाँ और 20 रुपये यहाँ, यानी मिला के टोटल 40 रुपये आपने प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ डाल दिए हैं, तो बैंक ने अपने टारगेट्स मीट कर लिए हैं। तो ये एक विकल्प के तौर पे आया था और ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स हैं। उसके अलावा होती है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो देखिए 2006-07 में लॉन्च की गई थी। इसमें होता ये है कि किसानों को जो लोन दिया जाता है उसमें कुछ % इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानते हैं 6% पे मैंने किसान को लोन दिया है 100 रुपये का, यानी जब वो मुझे लौटाएगा तो उसको 106 रुपये लौटाने होंगे। लेकिन फिर अगर वो सही टाइम मतलब उसने फिर किस्त बांध ली है, समझ लीजिए उसने 10 या 11 रुपये की किस्त बांध ली है और वो मुझे हर महीने देता रहेगा। अब अगर मैं देखता हूँ कि उसका डिसिप्लिन अच्छा है और वो लगातार उतनी अपनी किस्त दे रहा है, तो मैं इसका ये जो मैंने 6% पे इंटरेस्ट उसको दिया है, इसको कम करके 4% पे ले आता हूँ। यानी मैं अब किसान को कहूँगा कि भाई तुम सही टाइम पे पैसा मुझको दे रहे हो, मुझे दिख रहा है तुम बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, तो अब 6% की जगह तुम 4% के हिसाब से दे देना। यानी 2% मैंने आपका इंटरेस्ट जो है उसको ख़त्म कर दिया और अब आपको मुझे 104 रुपये देने पड़ेंगे। तो यही यहाँ पे स्कीम में है कि 2% जो इंटरेस्ट है उसका सबवेंशन हो जाता है किसानों के लिए, और वो जो 2% है वो आरबीआई या नाबार्ड के थ्रू बैंक के पास आ जाता है, यानी बैंक का कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा एक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी, 1998 में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत मैं मेरे खाते में अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी उसमें से कुछ चीज़ परचेज कर सकता हूँ और धीरे धीरे मैं इसमें पैसे जमा कर सकता हूँ। यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपको 50,000 रुपये का एक टीवी पसंद आ रहा है, तो आपने क्रेडिट कार्ड पे उसको ले लिया और आप क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे पैसे डालते रहेंगे धीरे धीरे करके। बैंक ने आपके बैकग्राउंड स्कोर को देख के, आपके अच्छे कस्टमर हिस्ट्री को देख के आपके लिमिट तय कर रखी होती है। 50,000, 1 लाख, उतने तक का आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, भले ही आपके खाते में पैसे हो या ना हो। तो किसान के लिए भी ऐसी सुविधा लाई गई जिसके तहत उसको टाइमली क्रेडिट दिया जा सके, ईजी प्रोसीजर पे मिल सके, जिससे उसके पास क्रेडिट की कभी भी कमी ना आए, कभी भी उसको उलझना ना पड़े कई सारे डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स में, और आराम से क्रेडिट उसके पास पहुंच जाए। फिर एक शुरू किया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसको 1992 में नाबार्ड के एक इनिशिएटिव के तौर पे शुरू किया गया था। इसमें नाबार्ड का ये ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिस सेक्टर का कहीं पे डेटा नहीं है, तो डेटा ना होने की वजह से उसके पास क्रेडिट नहीं आ पाता, क्योंकि अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो हमें क्या मालूम आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। इस वजह से इनके पास क्रेडिट नहीं आ पाता। तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ पाएँ, इस पर्पज़ से हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1992 में, जैसे मैंने बताया, और ये नाबार्ड का एक इनिशिएटिव था। इस प्रोग्राम के तहत किया ये गया था कि जो बैंक्स थे, समझ लेते हैं ये हमने बैंक बनाया है, बैंक थे और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? 5-6 लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें ज़्यादातर वुमेन देखी जाती हैं। उन्होंने थोड़े बहुत अपने पास से पैसे जुटा लिए। मान लीजिए सबने 10-5 रुपये करके 100 रुपये जुटा लिए हैं। तो अब इस ग्रुप के मेंबर्स में से अगर किसी को 100 रुपये की ज़रूरत हुई तो ये 100 रुपये उसको दे दिए जाएंगे और वो धीरे धीरे लौटाता रहेगा। ग्रुप ऐसे लोगों का बना है जो आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो इस वजह से इसमें आपको कोई भी मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ता, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती। आप ट्रस्ट के बिना पर ये पूरी चीज़ चलाते हैं। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें मैंने 5-10 मेंबर तो कम आपको बताए हैं, बेसिकली 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। जनरली देखा यह गया है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो मेजरली डोमिनेट करते हैं वुमेन, यानी महिलाएं उसको डोमिनेट करती हैं। इस प्रोग्राम के तहत किया क्या गया है, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जोड़ दिया जाए। नाम से देखो दिख रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम।
तो जोड़ने से क्या होगा, बैंक में इनका खाता हम लोग खुलवा देंगे, जिससे कि जो भी इनको क्रेडिट चाहिए होगा ये बैंक से ले लेंगे और फिर वो क्रेडिट इनमें जो भी नीडी वन होगा उसको मिल जाएगा। उसके बाद एक और स्कीम लॉन्च की गई, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। तो ये जो स्कीम थी ये भी एक नाबार्ड का ही इनिशिएटिव था, 2006 में लॉन्च किया गया था, जिससे ऐसा व्यक्ति जिसके पास लैंड राइट्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैं एक किसान हूँ लेकिन मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं है, मैं किसी और की ज़मीन पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके कल्टीवेशन करता हूँ और वो मुझे उसके पैसे दे देता है कुछ। तो ऐसे में अगर मुझे पैसे की ज़रूरत होगी कभी मोटे पैसे की, तो मुझे कौन देगा? तो इस स्कीम के तहत ऐसे लोगों को पैसे पहुंचाने का प्रावधान था जो लोग इस तरीके की ज़मीन पे काम करते हैं जो वो खुद ओन नहीं करते, उसके लिए वो या तो रेंट भरते हैं या फिर किसी और के लिए वो काम करते हैं और उनको कुछ दिहाड़ी मिल जाती है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एक स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये जो योजना है सबसे पहले किसके लिए है, किसको टारगेट करके बनाई गई है, तो आपको याद रखना है ओल्ड एज के लिए है, यानी वृद्ध लोगों के लिए है। किस तरीके की है? पेंशन की स्कीम है। जो भी स्कीम आप पढ़ें उसको इस तरीके से तोड़ लीजिए कि पहले किसके लिए है, किस पर्पस से बनाई गई है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इस तरीके से आप तोड़ लें। सबसे पहली मैंने बात बताई ये वृद्धों के लिए है। उसके अलावा पेंशन स्कीम है और उसमें भी अगर हम और अंदर जाएं और स्पेसिफिक बात करें तो जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जो ओल्ड एज हैं उनके लिए है स्कीम। उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं बचती। तो जब वो ऐसी एज में आ जाते हैं कि वो और काम नहीं कर सकते और आगे वो खेत में जाके जुताई नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो उनके पास कुछ नहीं बचता और उनको इधर उधर डिपेंड करना पड़ता है। तो ऐसे में हमने एक पेंशन स्कीम खोली है ऐसे ही किसानों के लिए कि वो वृद्ध अवस्था में अपनी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और उनको हम पेंशन देते रहें। ये वॉलंटरी स्कीम है, हालांकि अगर आप चाहें तो एनरोल करें, चाहे तो ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट आपको खुद ही करना है। आप खुद पैसे देंगे, वो एक गुल्लक में पड़े रहेंगे, थोड़े बहुत बढ़ते रहेंगे और जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आपकी पेंशन वाली एज आ जाएगी, तब आपको हम 3,000 रुपये की पेंशन देंगे। तो यानी कब देंगे? ये 60 साल के जब आप ऊपर हो जाएंगे तब आपको ये 3,000 रुपये मिलना शुरू होंगे। ये आप कब तक एनरोल कर सकते हैं? जब 18 से लेकर 40 साल तक आपकी उम्र है, इस बीच में आप इस स्कीम में जुड़ सकते हैं हर महीने, या फिर अगर आप हर महीने नहीं दे सकते तो फिर एक साथ 2-3 महीनों का दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली वैसे जो इसमें देखा गया है वो है हर महीने आप थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट करते रहें। कितने कंट्रीब्यूट करने को कहा गया है? इसमें 100 रुपये पर मंथ, जो कि आपके पेंशन फंड में जाएंगे और जो सरकार है वो भी इसमें 100 रुपये ही कंट्रीब्यूट करेगी, यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। सरकार कह रही है 100 रुपये आप डालो और 100 हम डालते हैं, खाते में होगा 200 रुपये, हालांकि आपके जेब से गए 100 रुपये। तो इस तरीके से जब आप डालते रहोगे तो आपकी जेब से आधा ही जाएंगे, लेकिन आपके गुल्लक में, आपके खाते में डबल पैसा आ रहा है, क्योंकि उतने सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसमें जो पेंशन फंड को मैनेज करने वाली संस्था है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यही पेंशन देने में भी रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर किसी भी किसान की किसी वजह से उसकी रिटायरमेंट डेट से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी स्पाउस होगी, यानी उसकी जो धर्मपत्नी होगी, वो इस स्कीम में कंटिन्यू कर सकती है। जो भी रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है वो दे सकती है, जितनी भी उम्र बची हो डिसीज्ड फार्मर की। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिए 60 साल की उम्र के बाद आपको 3,000 रुपये मिलना शुरू होने वाले थे। मान लेते हैं 55 वर्ष की आयु में आके उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में जो उसकी धर्मपत्नी है वो बाकी 5 साल तक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, और उसके बाद जो 3,000 रुपये हैं ये इसकी धर्मपत्नी को मिलना शुरू हो जाएंगे 60 ईयर जैसे ही उस मृत किसान की आयु हम लोग समझते हैं पहुंच जाएगी, उसके बाद से इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर फार्मर अपनी रिटायरमेंट एज के बाद शांत हो जाता है, यानी कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो धर्मपत्नी है उसको 50% ही पेंशन मिलेगी एज अ फैमिली पेंशन, यानी 3,000 रुपये जो मिलने वाले थे उसके आपको अब 1,500 रुपये ही मिलेंगे, और किसको? धर्मपत्नी को मिलेंगे, जो स्पाउस होगी उनको मिलेंगे। अगर मान लेते हैं कि दोनों ही की मृत्यु हो गई, यहाँ पे फार्मर की भी, किसान की भी मृत्यु हो गई और उनकी धर्मपत्नी की भी मृत्यु हो गई, तो जो भी पैसा बचेगा उसको वापस पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा, यानी जो उसका पेंशन फंड था उसमें वो पैसा वापस चला जाएगा। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या हुआ? एक ऐसा फार्मर जो 2 हेक्टेयर तक जिसके पास लैंड है, लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस स्टेट के, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं स्कीम में एलिजिबल। वो 18 से 40 वर्ष की उम्र तक कभी भी जुड़ सकता है। जितना जल्दी जुड़ेगा उतना उसके फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उतने लंबे समय तक पैसा दे पाएगा, तो उसको
रिटायरमेंट के बाद उतने लंबे समय तक पैसा मिल पाएगा। कौन से फार्मर्स इसमें एलिजिबल नहीं हैं, याद रखिएगा आप, यहाँ हम बात करें कौन नहीं है। तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, जैसे कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो वो इसके तहत पैसा नहीं ले सकते, पेंशन नहीं ले सकते। लेकिन कोई ऐसे अगर किसान हैं जो किसी और भी पेंशन स्कीम के तहत नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग मनरेगा में सुधार के बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि केंद्र सोच रहा है जो भी वेजेस वो देता है मनरेगा के तहत, उसको जोड़ दिया जाए एक अपडेटेड इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ। जनरली CPI रूरल यहाँ पे माना गया है, जिसको लगातार हर साल रिवाइज किया जाएगा। मनरेगा एक फ्लैगशिप स्कीम है, 2005-06 में शुरू हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा शुरू की गई थी। बेसिक फोकस था कि पॉवर्टी से लड़ा जाए और सोशल इनइक्वालिटीज़ जो समाज में बढ़ रही थी उसको रोका जा सके। यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर ऑफ डेज़ के लिए हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसको कुछ पैसे देते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखने वाली है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो अनस्किल्ड होता है। अनस्किल्ड यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ कुछ डेज़ के लिए। अनस्किल्ड है यहाँ जो ये पॉइंट है, हालांकि ये कई बार क्रिटिसिज्म का भी सामना करता है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई मनरेगा में आप लोगों को बुलाते हैं, आप पहले गड्ढा खुदवाते हैं और उसमें फिर मिट्टी भरवा देते हैं और उनको पैसे देते हैं, कोई खास एसेट क्रिएशन हो नहीं रहा और उस व्यक्ति के लिए भी कुछ खास इसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे उसको स्किल तो मिल नहीं रही, स्किल नहीं मिल रही तो उसको आप पे ही डिपेंड करना पड़ेगा जीवन भर। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई स्किल दे के कुछ सिखा देंगे तो वो कल को अपना छोटा मोटा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप कुछ उसको स्किल नहीं दे रहे तो फिर उसको आप पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इस वजह से इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं। तो क्या क्या रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो वेज पेमेंट हो रहा है, इसके तहत जो एसेट क्रिएशन हो रहा है, पेमेंट हो रहा है जो मटेरियल्स के लिए, उनमें एक पारदर्शिता लाने की यहाँ बात की जा रही है। 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट के जनरेशन की अगर बात करें तो 2014-15 में ये सिर्फ 26% था, यानी 100 में से सिर्फ 26 किसानों के साथ ऐसा होता था कि 15 दिन के अंदर अंदर उनको उनका पेमेंट मिल गया। पर अगर ये फिगर पे आप अभी नज़र डालेंगे तो करीब 91% है, यानी 100 में से 91 किसान ऐसे हैं, 100 में से 91 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मनरेगा के तहत अगर काम किया है, माफ़ कीजिएगा, 100 में से 91 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अगर मनरेगा के तहत काम किया है तो उनको 15 दिनों के अंदर अंदर उनकी तनख्वाह मिल जाएगी। तो अब ये 91 पे जो पहुंच गया है, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर मनरेगा के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इस नंबर को ज़रूर लिखें वहाँ पे। उसके अलावा हम ऐसा एसेट क्रिएट करेंगे जो ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक टिके। ऐसा नहीं जो हमने अभी बनाया 2-1 साल में वो पूरा ढह गया, ऐसा नहीं करना। ड्यूरेबल हमको कम्युनिटी और इंडिविजुअल एसेट्स क्रिएट करने हैं, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। पहले एक 60-40 का रूल चलता था। 60-40 के हिसाब से ग्राम पंचायत को जो 60% हिस्सा है वो अनस्किल्ड लेबर की वेजेस में खर्च करना पड़ता था, और बचा हुआ 40% जो हिस्सा है वो हम लोग एसेट क्रिएशन के लिए खर्च करते थे। तो यानी एसेट बनाने के लिए आप कम पैसा खर्च कर रहे हैं और लोगों को तनख्वाह देने के लिए ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा एसेट जो है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तो ये एक समस्या के तौर पे देखा गया था। इसके ऊपर भी रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है और कहा गया ये 60-40 जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लागू करो और ग्राम पंचायत लेवल पे इसको हटाओ। इसके अलावा कुछ वाटर कंजर्वेशन गाइडलाइंस का भी हमको ध्यान रखना है। ये 2015-16 में ड्रॉ की गई थी। यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स का और साथ में मंत्रालय का कोऑपरेशन था, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन का एक बोर्ड था, एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का एक जो अलग डिपार्टमेंट था। इन सब ने मिलकर एक गाइडलाइंस तैयार की थी, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता चला जा रहा था। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो शुरू से अभी तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं और कुछ किए जाने चाहिए, जिससे मनरेगा से हम कुछ ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट कर पाएँ और लोगों को वेजेस भी दे पाएँ। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये अभी अभी फ़िलहाल में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो मथुरा में किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, नाम से पता पड़ रहा है एनिमल के जो भी डिजीज़ होते हैं हम उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइफ स्टॉक के डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़, साथ में ब्रूसेलोसिस, तो ऐसे 2-3 डिजीज़ हैं जिनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं 2025 तक।
और 2030 तक हम चाह रहे हैं इनको बिल्कुल हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए। तो इसके तहत हम लोग वैक्सीन अप्लाई करेंगे करीब 500 मिलियन लाइव स्टॉक को, जिसमें कैटल होगी, बफलो होगी, शीप, गोट, पिग सब लोग होंगे, फुट एंड माउथ डिजीज़ जिससे उनको ना हो पाए। उसके अलावा ब्रूसेलोसिस की बात करें अगर हम, तो इसमें हम लोग 36 मिलियन फीमेल बोवाइन काफ्स को एनुअली वैक्सीनेट करेंगे। हर साल इतने काफ्स को वैक्सीनेट करेंगे जिससे कि ये डिजीज़ उनको नहीं हो पाए। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट जो हैं वो वैक्सीनेशन से संबंधित है। फंडिंग इसमें यह है कि 100% पूरी की पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। 5 साल का पीरियड रखा गया है इसमें 2024 तक, क्योंकि देखिए जो टारगेट है वो 2025 तक रखा गया है। तो 2024 तक सेंटर इसमें 100% पैसा देगी। टारगेट्स इसमें दिखने चाहिए 2025 तक। 25 पे हमारा टारगेट है कि चीज़ें कम कर देंगे और 2030 में बिल्कुल गायब कर देंगे, यानी इरेडिकेट करना है। पीएम ने साथ में कुछ और भी चीज़ें लॉन्च की, जैसे नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जिससे कि हम लाइफ स्टॉक्स में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, और साथ साथ एक कंट्री वाइड कृषि विज्ञान केंद्र को भी लॉन्च किया गया है, जिससे नॉलेज दी जा सके, रिसर्च की जा सके वैक्सीनेशन के ऊपर, डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग मल्टी मॉडल टर्मिनल के बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी सेकेंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ पे, रिवर गंगा पे इनॉग्रेट किया गया है, और वो भी कहाँ पे, साहिबगंज, झारखंड। तो ये जो पहला पॉइंट है इससे ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। कौन सी रिवर, गंगा, कहाँ पे, झारखंड में साहिबगंज पे, कौन सा नंबर का है, ये सेकंड है। ये प्रोजेक्ट किसके अंदर लिया गया है, ये जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, एक सरकार का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये सेकंड वाला जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है ये बनाया जा रहा है। जो ये सेकंड वाला है ये अभी कंस्ट्रक्ट किया गया, और इससे पहले वाराणसी में पहला वाला बिल्डअप किया गया। तो ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बिल्डअप किया गया, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वाराणसी में, और दूसरा अभी कहाँ किया गया, तो वो झारखंड में। उसमें भी अगर मैं बात करूँ साहिबगंज रिवर गंगा पे। जो वाराणसी वाला था ये नवंबर 2018 को इनॉग्रेट किया गया था। अब इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिवर के थ्रू बेहतर कनेक्टिविटी कर सकें, जिससे कि इनलैंड वाटर वेज हम लोग स्थापित कर सकें। उससे होगा क्या, हमारे देश में नेविगेशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो पाएगा। उसके अलावा इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप कार्गो का मूवमेंट कर सकते हैं, बेसिकली तो इसीलिए डेवलप किया गया है। अब देखिए कार्गो के मूवमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि ट्रेन्स नहीं है या फिर फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन जो ट्रेन्स हैं फ्लाइट मूवमेंट के लिए वो एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर हम लोग इस माध्यम से कार्गो को मूवमेंट को प्रमोट करेंगे तो वो एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली होगा और साथ साथ प्रॉफिटेबल भी रहेगा। उसके अलावा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कौन देख रहा है, तो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस पेज में से करीब 5 से 6 ऐसे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। अब एक बार समझते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या है। देखिए मल्टी मॉडल मतलब बहुत सारे मोड्स। अब मोड्स क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट के, अलग अलग मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के। एक तो रोड हो गया, एक रेल हो गया, एक शिप्स हो गया। तो देखिए मैं बताता हूँ, समझते हैं ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ का मानते हैं प्रोडक्शन किया और मुझे इस जगह तक उसको भेजना है। तो क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं एक नदी जा रही है, और ये जो नदी है ये नेविगेबल है, यहाँ पे जहाज़ चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ तक रोड से मुझे जाना पड़ेगा, और इसके आगे ये है ना रेल नेटवर्क है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जो भी मुझे सामान ले जाना है मैं ट्रक में भरूँगा। ट्रक में भरने के बाद हम लोग रोड के तहत जाएंगे, मेरा तात्पर्य रोड से हम लोग जाएंगे वहाँ जाके। अब ये जब यहाँ पे कोई बंदरगाह होगा या छोटा सा पोर्ट होगा जहाँ पे शिप्स खड़ी होंगी, शिप में मैं वो सामान लोड करूँगा। यहाँ से शिप मेरे सामान को इस जगह तक लेके जाएंगी। यहाँ दूसरा बंदरगाह होगा जहाँ सामान उतारा जाएगा, सामान ट्रेन में लदेगा, ट्रेन से लद के वो बी तक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने मोड से यहाँ पे रोड का इस्तेमाल किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे नदी का यानी कि शिप के मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया, और तीसरी जगह आपने रेल का इस्तेमाल किया। यानी ए से बी तक सामान पहुंचाने के लिए मैंने 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, यानी मैंने मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। तो वही ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है मल्टी मोडल, जिसमें हम लोग डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत महसूस करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं।
इसका एक एक्ट भी बना था जो भारत के जो संसद है उसने 1993 में पास कर दिया था, जिसमें हम लोग रिजाइम्स बनाने की कोशिश कर रहे थे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर हम देखते हैं जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट क्या है। सरकार एक इम्प्लीमेंट कर रही है ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत नाम से समझ में आएगा जल को मार्ग बनाना है, हमको जल को मार्ग के रूप में विकसित करना है। तो बेसिकली हम लोग इसमें इनलैंड वाटरवेज की क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं जिसके तहत नेविगेशन को हम लोग बढ़ा सकें। सबसे पहले जो यहाँ पे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हो रहा है वो हो रहा है हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच का, जो कि नेशनल वाटरवे 1 पे है, जो कि गंगा नदी पे स्थित है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक अपनी टेक्निकल और आर्थिक मदद हमको दे रहा है। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 3 मल्टी मोड टर्मिनल्स की स्थापना की जा रही है, 2 इंटर मोड टर्मिनल्स की स्थापना की जा रही है, अलग अलग नेविगेशन ब्लॉक्स की स्थापना की जा रही है, रिवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लगाए जाएंगे जिससे कि सब जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ इस शिप में आपने रख दी है और वो अपनी जगह से निकल गई है तो रिवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत होगा क्या, जो शिप में बैठा होगा उसके पास भी इन्फॉर्मेशन जाएगी और ये यहाँ पे जो हेडक्वार्टर्स या फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके पास भी इन्फॉर्मेशन जाएगी। फिर हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। यहाँ पे इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नाम है लीड्स। गुजरात ने इसमें फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है। ये जो इंडेक्स है अभी इसका 2nd एडिशन रिलीज़ किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स दूसरा संस्करण है इसका। गुजरात ने इसमें फर्स्ट पोजीशन एक्वायर की है। अगर आप यूटीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, चंडीगढ़ जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और 2nd पे है दिल्ली, 3rd पे है पुडुचेरी। पहली बात, किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है इस इंडेक्स को? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, साथ में डिलॉयट नाम की कंपनी ने इसको डेवलप करवाया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इंडिकेटर्स जो इसमें हैं वो काफ़ी सारे हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला है क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है लॉजिस्टिक्स का। उसके अलावा लॉजिस्टिक के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके द्वारा कैसी सर्विस दी जा रही है। रेगुलेटरी जो प्रोसेस हैं क्या वो एक्चुअली रेगुलेट कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा है, क्या फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ईज ऑफ अरेंजिंग लॉजिस्टिक्स कैसी है एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। अगर मान लीजिए मेरे को लॉजिस्टिक चाहिए अपनी शिप्स के लिए या आप किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या मुझे आसानी से मिल पा रहे हैं। जो मेरा कार्गो का मूवमेंट हो रहा है क्या वो सेफ़ है, सिक्योर है और टाइमली हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या मैं चीज़ों को ट्रैक कर पा रहा हूँ। तो ये है इसके पैरामीटर्स। इस पे जो खरा उतरेगा उसको उस हिसाब से रैंक दी जाएगी। ये बेसिकली एक परसेप्शन बेस्ड असेसमेंट करता है इंटरनेशनल ट्रेड लॉजिस्टिक्स का इंडियन स्टेट्स और इंडियन यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में, और फोकस करता है यूज़र्स पे और स्टेक होल्डर्स पे, क्या उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन 2019 के एडिशन का एक नई बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। नई बात यह है कि इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों पे ध्यान दिया गया है। अगर कोई एक स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ गुजरात, तो गुजरात एक तो डोमेस्टिक ट्रेड में भी अच्छा है, उसमें भी वो लॉजिस्टिक्स को फटाफट अरेंज कर लेता है। जो भी चीज़ें चाहिए किसी एक चीज़ के फंक्शनिंग के लिए उस सब का जुगाड़ फटाफट कर लेता है, अगर डोमेस्टिक की बात करें। और अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसमें भी गुजरात इजीली सारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवा देता है। ये जो पैरामीटर्स हैं इन सब पे खरा उतरता है, इसीलिए वो उसको फर्स्ट रैंक दी गई है। अब हम चलते हैं अगले इंडेक्स पे। यहाँ पे हम लोग सरल इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सरल क्या है? सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, यानी ये जो है ये सोलर एनर्जी के आधार पे स्टेट्स को रैंक करता है। कर्नाटक जो है उसको यहाँ पे फर्स्ट रैंक मिली है। इसका मतलब सोलर रूफटॉप की पॉलिसीज़ के मामले में पहली बात पॉलिसी, उसके अलावा सोलर रूफटॉप के मार्केट के मामले में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्शंस दिखाता है, तो इस वजह से इसको रैंक 1 मिली है। ये इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? तो अगर मेरा एडवाइस आप माने तो एक पेज पे आप सभी इंडेक्स एक जगह लिख लें। बस पेज में आपको कुछ पार्टीशन करने होंगे। पार्टीशन से क्या होगा, अगर मान लीजिए एनर्जी से संबंधित कोई इंडेक्स है, जैसे ये सोलर एनर्जी से संबंधित है, तो यहाँ पे आप लिखें सरल और आप लिखें किसने इसको रिलीज़ किया है। फिर उसके बाद इस पेज के और पार्टीशन जो आपने किए हैं, दूसरा समझ लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई इंडेक्स के बारे में लिख रहे हैं,
तो यहाँ पे उस इंडेक्स का नाम लिखें। तीसरा मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बारे में कोई इंडेक्स का जिक्र कर रहे हैं, तो उसको तीसरे पार्टीशन में करेंगे। इससे क्या होगा, सारे इंडेक्स भी एक जगह आ जाएंगे आपके और कैटेगराइजेशन आसान हो जाएगा। अब अगर फैक्ट्स के अनुसार चलें तो मार्च 2019 तक हमारे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की जो कैपेसिटी है वो 4.37 गीगावाट है। हमको अपने टारगेट्स को अगर अचीव करना है 2022 तक, जो टारगेट है हमारा 40 गीगावाट, तो उसके लिए हम लोगों को इसको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। सोलर रूफटॉप का क्या तात्पर्य है, देखिए हमारे छत पे इस तरीके के सोलर पैनल्स लगे हैं जिससे जब भी आसमान में सूरज निकलेगा तो ये उसकी एनर्जी को कैप्चर करेगा, एनर्जी कैप्चर करके ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा और मैं अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने घर में उसको इस्तेमाल करूँगा। तो ये है रूफटॉप सोलर पैनल्स। लेकिन अभी हमारे देश में इसकी कैपेसिटी कम है, इसको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको अपने टारगेट्स को अचीव करना है। तो अगर इंडेक्स के बारे में देखें, मैंने आपको बताया कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पे, उसका स्कोर है 78.76। तेलंगाना दूसरे पोजीशन पे है, उसके बाद गुजरात, आंध्रा और राजस्थान। 5 याद रखने की ज़रूरत नहीं, शुरुआत के आप 3 याद रख लें बस। उसके अलावा क्या करता है इंडेक्स, इंडेक्स देखता है स्टेट्स को कुछ एक पैरामीटर्स पे कि वो क्या एक स्ट्रॉन्ग सोलर रूफटॉप मार्केट के तौर पे इमर्ज हो सकता है। पैरामीटर्स को 5 अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला है रोबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि आपकी पॉलिसी कैसी है। उसके अलावा पॉलिसी अच्छी है आपकी, मान लिया, लेकिन क्या इंप्लीमेंट कर पा रहे हो आप उसे, इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट कैसा है। चलो इंप्लीमेंट भी कर दी। कंज्यूमर क्या खुश हैं आपकी पॉलिसी से, तो तीसरा है कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस। चौथा है इन्वेस्टमेंट का आपके क्षेत्र में क्या एक्चुअल पोजीशन है, और बिजनेस का इकोसिस्टम क्या है, मतलब क्या वहाँ पे मार्केट एस्टैब्लिश हो सकते हैं हमारे रूफटॉप सोलर पैनल के लिए। तो ये आपके 5 पैरामीटर्स हैं जिसमें माफ़ कीजिएगा, ये आपकी 5 कैटेगरीज हैं जिसमें पैरामीटर्स को डिवाइड किया गया है। पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, कैटेगरीज एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा। ये इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। क्या काम करेगा, सबसे पहले दिखाता है कि एक स्टेट में सोलर रूफटॉप के डोमेन में वो स्टेट कहाँ पहुँचा है, क्या उसमें सही से डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या उसमें सही से इन चीज़ों के डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं। ये उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे हमको पुश देने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, उन स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करता है जिनमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे एरियाज़ में इंपॉर्टेंट रहता है। आपके लिए याद करने के लिए सबसे पहला तो इंडेक्स किस काम आता है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे सोलर रूफटॉप। 2 चीज़ें, एस से है सोलर, आर से है रूफटॉप, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। पहली पोजीशन किसकी है, ये चीज़ याद रखनी है। कौन छापता है, ये चीज़ याद रखनी है। ये फैक्ट आप अपने मेंस में लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कितना अभी है और कितना हमको करना है। इस तरीके का अगर आप इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे तो मेंस में आपका आंसर बेहतरीन बनेगा। फिर उसके बाद आपको शुरुआत के 3 स्टेट्स याद रखने हैं। पॉइंट्स आप याद ना रखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ये 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। फिर इसको याद रखने की ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर हम देखते हैं यूनेक्टैड की कुछ रिपोर्ट्स। जो पहली है वो है कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019। जो ये रिपोर्ट्स है इनमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लेकिन आपको याद ये रखना है कि यूनेक्टेड छापता है इन रिपोर्ट्स को। ये जो रिपोर्ट है ये क्या देखती है, जो कमोडिटीज़ हैं उनका किस तरीके का रिलेशन है क्लाइमेट चेंज के साथ, यानी जलवायु परिवर्तन के साथ उन कमोडिटीज़ का, उन वस्तुओं का क्या रिलेशन है। और अगर हम लोग कमोडिटी डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ कमोडिटीज़ डिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के विकास की तरफ देखेंगे, डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे, तो क्या रोल ये प्ले करने वाले हैं। ये 2 वे रिलेशनशिप है कमोडिटी का और क्लाइमेट चेंज का। तो यहाँ पे एज सच कुछ है नहीं याद रखने वाला, आपको याद ये रखना है कि ये रिपोर्ट छापता कौन है। फिर हम चलते हैं दूसरी रिपोर्ट पे, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर व्यापार और विकास रिपोर्ट। ये भी यूनेक्टैड की ही है। तो इस रिपोर्ट को समझाने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ग्लोबल ग्रीन न्यू डील। ग्लोबल ग्रीन न्यू डील क्या है, इसको यूनेप ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसको कमीशन किया था 2008 में। जो ग्लोबल क्राइसिस आया था रिलेटेड टू फ्यूल, फूड और फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके तहत इसको कमीशन किया गया था। ये सरकार से कहती है कि जो भी उसके पास पैसा आ रहा है उसका सिग्निफिकेंट शेयर, यानी उसमें से एक अमाउंट ग्रीन सेक्टर्स की तरफ डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि हमारे देश में ग्रीन सेक्टर्स आगे बढ़ पाएँ। ये बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव सेट करता है, इकोनॉमिक रिकवरी, पॉवर्टी इरेडिकेशन और कार्बन एमिशन को कम करना, जिससे कि इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन कम हो सके।
अब इस रिपोर्ट पे आता हूँ मैं, ये है ग्लोबल ग्रीन न्यू डील। अभी हमने बताया कि इसमें क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंस करेंगे जिससे कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स उनके देश में बढ़ सकें। ये जो रिपोर्ट है ये मेजर्स और रिफॉर्म बताती है कि किस तरीके से इस ग्लोबल ग्रीन न्यू डील में पैसा लगाया जा सकता है। इसके तहत ये बताया गया है कि कंट्री यहाँ पैसा लगाएंगी। ये बता रहा है कैसे आप क्या रिफॉर्म ले सकते हैं जिसके तहत आप आराम से पैसा लगा सकते हैं। और ये कह रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज़रूरत है, एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, सब लोगों को साथ आना चाहिए और साथ आने के बाद इस एजेंडा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम समझते हैं यूनिक्टैड क्या है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आप याद रखें ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। उसके अलावा कब स्थापित की गई? 1964 में। किसके द्वारा स्थापित की गई? संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये यूएन सेक्रेटेरिएट का एक पार्ट है और प्रिंसिपल बॉडी है जो कि ट्रेड से डील करती है। देखिए उसका नाम ही ट्रेड है तो ये ट्रेड से डील करेगी। उसके अलावा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से डील करेगी और ट्रेड से जुड़े हुए जो भी डेवलपमेंटल इशू हैं ये उनसे भी डील करेगी। तो आपको नाम में इसके सब कुछ मिल जाएगा। याद ये रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 1964 में बनाया था। परमानेंट बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल है, सभी देश एक साथ इकट्ठे होते हैं, गवर्नमेंट्स एक साथ इकट्ठी होती हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की जाती है और उनके रेजोल्यूशन तक पहुँचा जाता है। फिर हम चलते हैं अगली रिपोर्ट पे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, यानी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि इसको बाइनियल रिलीज़ किया जाता है, यानी 2 साल में इसको एक बार रिलीज़ किया जाएगा। ये चीज़ आती है एग्जाम में, इसको याद रखना है। अब ये जो इस बार की रिपोर्ट है इसको सब टाइटल किया गया है, टाइटल तो आपको मालूम ही है, सब टाइटल इसका है ट्रैवल एंड टूरिज्म एट टिपिंग पॉइंट। अब एक बार समझते हैं इस रिपोर्ट में कहा क्या है। सबसे पहले 140 कंट्री को हमने अलग अलग 4 इंडिकेटर्स के आधार पे लिस्ट किया है। 4 इंडिकेटर्स क्या हैं यहाँ पे? सबसे पहले है ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी, फिर एनेबलिंग कंडीशन, एक है एनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है नेचुरल एंड कल्चरल रैंकिंग। इंडिया को क्या रैंक मिली है आपके लिए ज़रूरी है जानना, 34वीं रैंक है हमारी और हम 2017 की रैंक से 6 रैंक ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आपको लगेगा 2018 की क्या हुई, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 2 साल में एक बार छपती है। 2017 में छपी, 18 में नहीं छपेगी, 2 साल में एक बार, तो 2019 में इसको छापा जाएगा। 2019 में इसको जो छापा जाएगा उसमें जब ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए रैंक आई तो भारत की जो रैंक थी वो मैंने जैसा बताया 34वीं है। ये अपनी पुरानी रैंक से 6 प्लेसेस ऊपर चला गया है, यानी यहाँ पे इसकी 40 रैंक होनी चाहिए। 2017 से अगर किसी भी कंट्री को देखें तो सबसे ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाया है भारत ने। फिर हम चलते हैं अगली रिपोर्ट पे। यहाँ पे लिख रहे हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। कौन छापता है? इंपॉर्टेंट बात है, वर्ल्ड बैंक। देखिए बिजनेस से रिलेटेड एक और रिपोर्ट छापता है वर्ल्ड बैंक, जो आपको याद होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये भी वर्ल्ड बैंक छाप रहा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। ये जो रिपोर्ट छपती है उसमें 17वीं है अपनी सीरीज़ में। एनुअल स्टडीज़ होती हैं इसकी, यानी हर एक साल छपती है ये। इसमें हम लोग रेगुलेशंस देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी अगर कोई व्यक्ति करे तो कितने रेगुलेशंस हैं और कौन से ऐसे रेगुलेशन हैं जो बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो उनको घटाते हैं। तो यानी आपके अगर मान लीजिए कंट्री में इस तरीके के टैक्स लॉज हैं कि मैं जो भी इंडस्ट्री अच्छा कमाती है उससे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलता हूँ ज़बरदस्ती का, तो वो इंडस्ट्री सोचेगी यार इस देश में तो मुझ पर ज़बरदस्ती के नियम कानून लागू किए जाते हैं, जिसके तहत उसको यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आएगा। तो अगर इस रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे तो वो इस चीज़ को देखेगी, क्या इस इंडस्ट्री को आसानी हो रही है इस पूरे देश में काम करने में, क्या इसके जो रेगुलेशन है वो इसको काम करने में मदद कर रहे हैं या फिर इसको रोक रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। 12 एरियाज़ को हम स्टडी करते हैं बिजनेस एक्टिविटी की। अगर कभी कोई रेगुलेशन इस तरीके से होते हैं जो बिजनेस फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, इस इंडस्ट्री की स्वतंत्रता को सपोर्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम इसमें अलग तवज्जो देते हैं। जो भी इससे डेटा कलेक्ट होता है ये सरकार के बारे में 3 बड़े बड़े मुद्दों पे आंसर करता है। पहला मुद्दा, कब सरकार ने रेगुलेशंस अपने बदले थे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी बात,
क्या सरकार के अंदर रिफॉर्मिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो रिफॉर्म लाने के लिए तैयार है। और इकोनॉमिक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अगर अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखें तो क्या रेगुलेटरी चेंज आए हैं अब तक। तो ये 3 मुद्दों पे ये रिपोर्ट स्टडी करती है किसी भी कंट्री को। आते हैं हम लोग इंडिया पे। इंडिया ने अभी काफ़ी अच्छा किया है। तो इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त जंप मारा है। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं वो 2016 में 130वीं रैंक पे थी और यहाँ पे आते आते 2020 के हिसाब से 63 रैंक पे पहुँच चुकी है, जो एक बहुत बड़ा जंप है डूइंग बिजनेस 2020 जो उसने रिपोर्ट जारी किया उसके तहत। अब मैंने अभी जो आपसे यहाँ पे बात की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, ये इंडेक्स जारी करता है बेसिकली, एक रिपोर्ट नहीं। ये इसी रिपोर्ट के तहत एक इंडेक्स होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। उसमें हम लोग देखते हैं कि बिजनेस करना कितना सरल है किसी कंट्री में या कितना मुश्किल है किसी कंट्री में। अब आप अलग अलग स्फीयर्स में अगर भारत को देखेंगे तो भारत में अगर बिजनेस स्टार्ट करने के आप पोजीशन पे देखें तो इंडिया की रैंक 136 है, जो अच्छी नहीं है बहुत। लेकिन अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन परमिट से डील करने की बात करें तो यहाँ अच्छी रैंक है 27। यानी कंस्ट्रक्शन में हम ज़्यादा आपको अड़चने नहीं आने देते। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है तो वो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन आपने अगर कंस्ट्रक्शन परमिट लेना है तो हम आपको आसानी से दे देते हैं। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर 68 रैंक है, जो अच्छी है। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी अच्छी है 52। पेइंग टैक्सेस ये एक समस्या है, इसमें रैंक है हमारी 115। क्रेडिट्स जब लेने की बात आती है हमारी रैंक अच्छी है 25। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छी रैंक है जो कि 22 है। तो आपको देखना यहाँ पे ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्राप्ति के संदर्भ में जो रैंकिंग यहाँ दी गई है वो सबसे अच्छी है हमारी 22 नंबर पे। ये सारी रैंक्स आपको याद नहीं करनी, लेकिन आप 1-2 रैंक याद कर सकते हैं और आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। ये बात श्योर है कि आपके प्री में इन रैंक से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि वो इतने डिटेल में नहीं जाते। आपको बस ये याद रखना ये रिपोर्ट छापता कौन है। इसकी एक सब इंडेक्स है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स मैंने बताया आपको। उसके अलावा इंडिया की क्या रैंक है, किस आधार पे जज किया जाता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे सही है ख़राब है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वो कहाँ पे पहुँची है, तो वो आधार क्या है। अब हम चलते हैं एक दूसरी रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू चेन्स के बारे में बात की गई है। एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के युग में विकास हेतु व्यापार। किसने लॉन्च की है? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की है, आपको ये याद रखना है। अब बात आती है, ठीक है रिपोर्ट का काम खत्म, बात आती है ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या होता है। ग्लोबल वैल्यू चेन बेसिकली एक पूरा नेटवर्क है, सभी एक्टिविटीज़ जिसके तहत एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अपने एंड यूज तक पहुंचता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मेरी एक फैक्ट्री है या फिर एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में बेसिकली मैं टमाटो केचप बनाता हूँ। तो टमाटो केचप बनाने के लिए मेरे को टमाटो चाहिए। तो टमाटो क्या है? यहाँ पे किसानों का संगठन है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, या मान लेते हैं कुछ किसान है जो कि टमाटर उगाते हैं। तो इनसे मैं लिंक करता हूँ और मैं इनसे टमाटर खरीदता हूँ। टमाटर खरीदने के बाद मैं टमाटो केचप यहाँ पे तैयार करता हूँ। टमाटो केचप तैयार करने के बाद इसको छपाई कराने के लिए या फिर इस पर ऊपर प्रिंटिंग कराने के लिए मैं एक और अपनी दूसरी जगह पे भेजता हूँ जहाँ पे इसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, मेरा नाम छपता है, 2-4 लाल लाल टमाटर छपते हैं। फिर उसके बाद हम इसके आगे बेचने के लिए मार्केट में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये आ जाता है मार्केट में। उससे पहले हो सकता है यहाँ पे किसी ऐसे डीलर को दिया जाए जो होलसेल डीलर हो। होलसेल डीलर के बाद से आगे और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं रिटेलर्स पे या फिर आम जो दुकान वाले हैं उनके पास जाता है। तो इस तरीके से जो पूरा नेटवर्क बन रहा है ये है आपका सप्लाई चेन या फिर ग्लोबल वैल्यू चेन। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं? प्रोडक्शन है किसी भी गुड का, किसी भी सर्विसेज का, मैंने एक एग्जांपल लिया टमाटर का, और भी कोई एग्जांपल हो सकता है। सप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है, पोस्ट सेल्स एक्टिविटीज़ भी हैं कि सेल के बाद क्या है, पूरा फीडबैक लेना, ये सब चीज़ें भी ग्लोबल वैल्यू चेन में है। तो यानी कि सारी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं जो फर्म या फिर वर्कर्स करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर, यानी कंसेप्शन से लेकर उसके एंड यूज़ तक, यानी जब तक वो किसी की प्लेट में टमाटो केचप ना आ जाए तब तक ये पूरी एक चेन बनाते हैं। अगर वैल्यू चेन अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग फर्म्स के बीच में डिवाइडेड हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अलग अलग कंट्रीज़ में एक्टिविटीज़ भी डिवाइडेड हैं। यानी ये जो प्रोसेस है जब ये ग्लोबल लेवल पे फैलता है तब इसको हम कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। जैसे कि पुराना एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मान लेते हैं टमाटर जो है वो बांग्लादेश में बड़े अच्छे उगते हैं, तो मैं बांग्लादेश से टमाटर लाता हूँ। ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में टमाटर अच्छे नहीं उग रहे हैं, तो मैंने जो इंडस्ट्री लगाई है ये तो हमारी इंडिया में लगाई है,
लेकिन टमाटर उगते हैं बांग्लादेश में अच्छे, तो मैं बांग्लादेश से टमाटर लाता हूँ, यहाँ पे उससे मैं केचप बनाता हूँ। अब प्रिंटिंग जो है वो मेरे को सस्ती पड़ती है श्रीलंका में, तो मैं प्रिंटिंग के लिए ये भेजता हूँ श्रीलंका। श्रीलंका के बाद फिर उसके बाद मैं इसको रिटेलर्स के तौर पे या तो इंडिया में वापस मंगाता हूँ, और आसपास की कंट्रीज़ में, अफगानिस्तान टाइप की कंट्रीज़ में इनको वापस भेजता हूँ। तो एक ग्लोबल लेवल पे मैं पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा हूँ, ये है ग्लोबल वैल्यू चेन। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बाइक का दिया है। मान लेते हैं बाइक को असेंबल किया जाता है अपने पार्ट के साथ फिनलैंड के अंदर, लेकिन उसके पार्ट्स कहाँ से आते हैं? इटली से, जापान से, मलेशिया से। यानी मान लेते हैं साइलेंसर आया कहीं से, बाइक का हैंडल आया कहीं से, बाइक के टायर आए कहीं से, और ये सब आ रहे हैं कहाँ पे? फिनलैंड में। फिनलैंड में ये सब चीज़ें पहुंचेंगी, फिनलैंड में उन सब चीज़ों से एक बाइक बनाई जाएगी, और इस बाइक को फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा अलग अलग देशों में। जैसे यहाँ पे इजिप्ट हमने लिया है। तो ये ग्लोबल लेवल पे जब ऐसी सप्लाई चेन बन जाती है तो आप कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। अगर आज हम बात करें तो ग्लोबल वैल्यू चेन करीब 50% कंट्रीब्यूट करती है ट्रेड में पूरे विश्व में।